चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आवाज नहीं हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की नदियों से संबंधित सारी घटनाओं को पूरा का पूरा ये वर्णन करेंगे। ठीक, नदियों की बात करें तो नदियां हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही नदियां होती हैं जहां पर सभ्यताओं का जन्म होता है, ये है ना। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है वो सब कहां पर हुआ है? नदी घाटी के पास ही हुआ है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी एक सभ्यता डेवलप हुई है, और उसे कौन सी सभ्यता नाम दिया गया है? नील नदी घाटी की सभ्यता कहा गया है। कौन सी है? नील नदी घाटी की सभ्यता यहीं पर डेवलप हुई है। तो और उसके अतिरिक्त ये देखा जाए कि जो नदियां होती हैं स्वच्छ जल का कहीं ना कहीं प्रतिपादक होती है, या ये कह सकते हैं उन नदियों का पानी मनुष्य क्या करता है? अपने पीने के लिए प्रयोग करता है। जैव विविधताओं से रिलेटेड संबंधित देखा जाए तो वहां पर भी जैव विविधताओं को कहीं ना कहीं क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव यानी एक बढ़ावा देने का कार्य करता है। फिर इसके अतिरिक्त जो जल समुद्र में जो पाए जाने वाले प्रवाल जीव होते हैं उनको जो चूने की प्राप्ति होती है, उनको जो आहार जो होता है वो कहाँ पर है? वो यहीं से कहीं ना कहीं उनको मिलता है। ये तो इस प्रकार नदियां हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी में हम लोग विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, उसी के बारे में हम लोग पहले अध्ययन करते हैं। ये ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो ये मध्य वाला क्षेत्र है ये है विश्व की सबसे दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया झील है ये, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। ठीक, या ये कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है ये। और अफ्रीका महाद्वीप की अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? इसी को बताएंगे, विक्टोरिया को ये। ठीक, इस नदी को इस झील को अगर देखें तो 3 देशों के साथ ये सीमा बना रही है। कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 3 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। एक देश है जो कि केन्या है, दूसरा है तंजानिया है, और तीसरा आपका है ये युगांडा। 3 देशों के साथ ये सीमा बना रही है, या इसी को शॉर्टकट में एक ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? किटायू। क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं इस पे, किटायू पे। ठीक, किन के साथ ये सीमा बना रही है? तो 3 देशों के साथ ये सीमा बना रही है। ठीक, उत्तर में आपका युगांडा, पश्चिम की तरफ देखा जाए तो केन्या है, और दक्षिण की तरफ देखें तो क्या है आपका? तंजानिया किया जाती है ये। अब जो विक्टोरिया झील है ये, इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है। क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, कौन सी रेखा है जो विक्टोरिया झील को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? भूमध्य रेखा। उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश है। इसे क्या नाम दिया जाता है? 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के तट पर एक राजधानी भी स्थित है, कंपाला, है ना। किसकी राजधानी है? युगांडा की राजधानी है, जिसका नाम क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला, इसी के तट पर स्थित है। अब जहां पे देखिए कंपाला स्थित है, वहीं से क्या हो रही है? एक नदी की उत्पत्ति होती है वो। ठीक, और उस नदी का नाम क्या है? व्हाइट नील, या श्वेत नील कहते हैं उसी को। इस प्रकार ऐसे एक नदी की उत्पत्ति हो रही है, और इसका नाम क्या है?
व्हाइट नील। व्हाइट नील की उत्पत्ति होती है। अब ये नदी है दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। किधर हो रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो नदियों की दिशाओं को भी ध्यान में रखना है कि किस दिशा से यानी कैसे ये प्रवाहित हो रही है। और आगे देखते हैं हम लोग, जो युगांडा है, युगांडा के बाद फिर ये नदी प्रवेश कर जाती है दक्षिणी सूडान में। कहां पे प्रवेश कर रही है? दक्षिणी सूडान में इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है ना। क्या नाम है उसका? जुबा। जुबा पे दर्द भरी गाना है ना इस पे, मोहम्मद रफी के। बाहर आने से पहले फिजा चली गई है जुबा। ठीक, तो इसी के तट पर ये स्थित है। ये जुबा। तो जुबा किसकी राजधानी है? साउथ सूडान। साउथ सूडान। ठीक, अब इसके बाद नदी है और उत्तर की तरफ फिर चली अब ये। और जब उत्तर की तरफ चल रही है, अब ये पहुंच गई कहां पे? सूडान में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? सूडान। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। दूसरा सबसे बड़ा देश सूडान है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विश्व यहाँ के दूसरे सबसे बड़े देश में प्रवेश कर जाती है सूडान। और सूडान की राजधानी खार्तूम है ना। सूडान की राजधानी है खार्तूम। और इसी खार्तूम में एक नदी आ जाती है, ब्लू नील। कौन सी नदी आ रही है? ब्लू नील। जो कि इथोपिया के उच्च पठारी क्षेत्र से निकलती है ये। ब्लू नील। और जहां से इसकी उत्पत्ति होती है वहीं पर एक झील है, टाना झील। कौन सा लेक है वो? टाना झील। टाना लेक से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और दोनों का संगम कहां पे हो रहा है? दोनों इनकी राजधानी है जो कि खार्तूम, वहीं पर इनका संगम हो जाता है। खार्तूम में इनका संगम है। अब नदी चली फिर यहां से उत्तर की ओर। मानचित्र में देखिएगा अपने आप इसके। अच्छा हाँ, एक चीज और यहीं पे ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा दलदल क्या है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा दलदल कौन सा है, तो उत्तर क्या बताएंगे? या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा मतलब दलदल, डेल्टा का मतलब क्या होता है? दलदल ही होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा दलदल कौन सा है? सुंदरबन दलदल। ठीक, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या दलदल कौन सा है ना? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दलदल कौन सा है?
तो उत्तर क्या होगा? सुड जल। क्या नाम उसका? सुड, सूडान से ही सुड। ठीक, तो जहां पे देखिए आपका ये है जुबा, जुबा के पास ही ये क्या करती है, अपना पूरा का पूरा जल ये चारों तरफ बिखेर देती है। ये ऐसे ये क्या करते हैं, पूरा जल जो होगा अपना चारों तरफ बिखेर देगी वो। और इस प्रकार ये क्या करती है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े दलदल का निर्माण कर रही है ये सुड दलदल। किसका निर्माण करती है? सुड दलदल, जो कि सुंदरवन डेल्टा के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ये दलदल है ये। तो देखिए इसका कहाँ पे देखें, तो जो खार्तूम है और जो जुबा, दोनों के बीच में एरिया पड़ता है ये, है ना, दोनों के बीच में ये पड़ेगा ये। और यहीं से एक जंगलेई नहर का निर्माण भी किया जाता है सुड दलदल से ही। जंगलेई, जब इतना ज्यादा ब्रॉड रूप में पूरा बिखेरेगा ये, है ना, तो पानी को क्या करेंगे, नहर के द्वारा कहीं ले जाकर के सिंचाई का प्रयास भी किया जाता है। ठीक, तो यहां से देखिए क्या क्या हम लोगों ने सीखा। कंपाला के बारे में सीखा, जो कि इसी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद जुबा है, उसके बारे में सीखा। सुड दलदल क्या है, उसके बारे में जाना। जंगलेई नहर क्या है, और खार्तूम, है ना, और खार्तूम देखा जाए दो नदियों के संगम पर आपका ये बसा हुआ है ये। इसके बाद एक और है, देखिए ताना झील से एक नदी निकल रही थी, अतबारा नदी। कौन सी नदी थी? अतबारा। दो नदियों की उत्पत्ति हो रही ताना झील से, तो एक नदी और आती है यहीं से, अतबारा। और ये भी जाकर के किससे मिल जाती है? नील नदी में जाकर के ये मिल जाती है। अतबारा रिवर, ठीक। कहां से उत्पत्ति हो रही है? तो उत्तर क्या होगा? ताना झील से। और जैसे ही खार्तूम है, खार्तूम के आगे जाकर के ये मिल जा रही है। और जब देखिए यहां पे मिलती है तो वहीं पर एक आपको डैम भी मिलेगा। हाँ, सोनार, देखिए नजर आ रहा है इसमें कि नहीं? सोनार डैम। जहां पे सोनार डैम बनाया गया है उस स्थान पे भारी मात्रा में क्या होता है? विद्युत, जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है ये। और जहां पे देखिए सोनार डैम का निर्माण किया गया है, 3 देशों की सीमा भी वहीं पर है ना। वहां पे क्या है? 3 देशों की सीमा है। कौन कौन से देश हो सकते हैं? एक तो आपका इजिप्ट हो जाएगा, मिस्र। दूसरा देश होगा आपका साउथ सुडान, और तीसरा देश है आपका इथोपिया। 3 देशों की सीमा पर ये डैम बनाया गया है। हाँ, सीमा पे है। और जब देखिए 3 देशों की सीमा, तो तीनों के साथ क्या ये विवाद है ये, है ना, तीनों के साथ क्या है ये विवाद। तो इस तरह से जो सोनार डैम है वो विवादित है, वो काफी ज्यादा, वो ठीक ना, तीनों के साथ क्या है ये विवादित है ये। तो विवादित देखिए किस लिए होगा? इथोपिया से है, 2 नदी आ रही है। हाँ, उसमें नहीं दिखाएगा, ठीक। इथोपिया से क्या आ रही है? 2 नदी आ रही है, ठीक। और इधर से क्या कर रहा है ये? सूडान से होकर के जा रही है नदी है, और फिर आगे प्रवेश कहाँ कर रही है? मिस्र में कर रही है। ये कहता है कि हमारे यहाँ से मैक्सिमम जल बहा करके ले जा रही है, इसलिए इसका जो सबसे ज्यादा जो विद्युत का उत्पादन है वो हमको मिलना चाहिए।
ठीक, ये क्या तर्क देता है कि ऐसा है कि अब चूंकि ये सीधे हमारे देश से होकर के गुजर रही है, राजधानी भी है, इसलिए इसका उपभोग है सबसे ज्यादा हम करेंगे क्योंकि हमारे देश में है। मिस्र क्या तर्क देता है, कहता है कि ऐसा है, हमको ज्यादा उपभोग करने दीजिए, नहीं तो हम आगे अपने बांध की ऊंचाई, आसपास बांध की ऊंचाई बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे तो आपका उत्पादन घट जाएगा। भाई अगर एक ऊंचाई बढ़ाएगा तो क्या होगा, दूसरे की ऊंचाई कम हो जाएगी, जब ऊंचाई कम हो जाएगी तो उसका उत्पादकता घट जाएगी। तो ये कि विवाद का सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसी समस्या को दूर क्या किया जाए, अगर इस तरह की बातें आ जाए, बहुत सी ऐसी होती है आपस में, इस तरह से होते बात है ना कि ऐसे अगर त्रिकट झगड़े हो तो उसका निपटारा कैसे करें हम लोग। ये सब क्या होता है, ये समस्याएं हैं, ये सब क्या है, समस्याएं हैं। ठीक, और एक रिसर्चर को दिया जाता है इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करना, आप क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर उपाय क्या किया जा सकता है। अब इसीलिए सब रिसर्चर लगाए जाते हैं सब, कि जाइए उस प्रोजेक्ट को देखिए और उस प्रोजेक्ट का यानी पूरा सर्वे कीजिए, और सर्वे करके उसको बढ़िया से उसकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करिए, क्या उपाय दे सकते हैं। हो सकता है कि उसकी नज़र में कुछ ऐसा बेहतर विचार आ जाए, है ना, जो कि तीनों को पसंद हो जाए। कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है किसके द्वारा कब क्या समस्या सॉर्ट आउट हो जाए, है ना, क्योंकि हर मन मस्तिष्क का अलग अलग है ना, तो कोई ना कोई नए इनोवेशन, नए ना कोई विचार उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ये। ठीक, और यही कारण देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बिल्कुल ले आया है, वो ले आया है कि अगर कोई बच्चा 4 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, आगे चल करके ग्रेजुएशन है 4 साल का हो रहा है, 3 साल का भी होगा और 4 साल का भी होगा, 12th के बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस में जाना है, 3 साल वाला ग्रेजुएशन करना है कि 4 साल वाला, फॉर्म में तुरंत भरना पड़ेगा आपको। अगर आपने 4 साल वाला को टिक कर दिया और सोचे कि आप फिर IAS PCS का एग्जाम दे ले, तो एग्जाम आप नहीं दे सकते उसका। ठीक है, मतलब अब आपका रुझान किधर की तरफ जाएगा, हमेशा हायर की तरफ जाएगा, TGT की तरफ, PGT की तरफ, नेट JRF की तरफ, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ, यानी इधर की तरफ आपका रुझान हो जाएगा अगर आपने 4 साल पे टिक लगा दिया। और 3 साल वाले पे टिक लगा दिया तो आप हायर की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सोचे UGC का पेपर दे ले 3 साल का ग्रेजुएशन करके, है ना, तो आप उसको नहीं दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि आगे PG उसी को दिया जाएगा करने के लिए 4 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आपका देखिए लागू हो गया है, और पूर्वांचल विश्वविद्यालय है पहला है जो कि इसको लागू कर दिया इस साल से, इस सत्र से पूर्वांचल विश्वविद्यालय ये पहला है जो कि इसको लागू करने वाला बन गया है ये। ठीक, आगे चल करके धीरे धीरे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब के सब ये लागू कर देंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, तो अभी तक जो सबको समस्याएं थी, सेमेस्टर वाली समस्याएं थी, है ना, कि सेमेस्टर के ये सब है, धीरे धीरे लोगों ने सेमेस्टर को एग्जाम को सही कर लिया, अपना टाइम टू टाइम कर लिया, अब आगे क्या है इसको फॉलो कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लागू कर दिया है। ठीक, तो ऐसे ऐसी देखिए समस्याएं हैं जगह जगह, भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, नर्मदा कावेरी नदी को लेकर के, ठीक है ना, कावेरी विवाद है, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे मिलेंगे आपको जहाँ पे उस विवाद का यानी कैसे सॉल्यूशन करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस देश की यानी यात्रा करें, उस नदी का पूरा सर्वे करें कैसे कैसे है, इसकी लंबाई का पूरा सर्वे करना पड़ेगा क्या है, इसका लंबाई का क्या है, फिर उनका अनुपातिक अनुपात आप बांट सकते हैं, सब चीज़ें, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। या हो सकता है कुछ उनके लिए नया विकल्प क्या हो सकता है। तो इसके बाद देखिए जो सोनार डैम है, सोनार डैम के बाद ये फिर ये आगे चली है ये, और यहीं से ये नदी क्या करती है, प्रवेश कर जाती है नखलिस्तान एरिया में करती है। किस एरिया में प्रवेश करती है, नखलिस्तान एरिया। ये क्या था, नखलिस्तान की बात करें, हाँ वो मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर जल की उपलब्धता हो जाती हो, जहां पर जल की उपलब्धता हो जाती हो। अब सूडान में देखा जाए तो कौन सा मरुस्थल पाया गया था, नूबियन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है,
नोबियन मरुस्थल है यहाँ पे। नोबियन मरुस्थल। और नोबियन मरुस्थल के आगे चले हम लोग, अब ये प्रवेश कहाँ कर जाएगी? इजिप्ट में प्रवेश कर जाएगी। और जब इजिप्ट में प्रवेश करती है वहां पे फिर आपको एक मरुस्थल फिर देखने को मिलता है, पूर्वी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है वहां पे? पूर्वी मरुस्थल। दो बड़े बड़े मरुस्थल मिलेंगे आपको। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये बताइए कि पूर्वी मरुस्थल में जो बहने वाली हवाएं हैं वो कौन सी है? लोकल विंड कौन सी है? खमसिन। कौन सी है? खमसिन। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि नोबियन मरुस्थल में बहने वाली जो हवाएं हैं वो कौन सी है? नोबियन, कल के लेक्चर में बताया गया था, है ना? नोबियन मरुस्थल में बहने वाली जो हवाएं हैं वो कौन सी है? हबूब, है ना? नहीं याद होता है तो वही गाना याद कर लीजिएगा, मेरे महबूब तुझे सलाम। हबूब महबूब याद रहेगा हमेशा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हबूब, और उधर क्या आपका? खारतूम, सॉरी हबूब, और उधर क्या आपका? खमसिन नदी है, खमसिन हवा। तो दो यानी प्रमुख यहाँ पे लोकल विंड भी आपकी प्रवाहित हो रही है। इसी एरिया में आपका नखलिस्तान में एक जनजाति पाई जाती है, फल्लाह। अब एक समय था जो फल्लाह किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या आती थी। वो मतलब ये जो नील नदी थी ये इतना ज्यादा, कभी या तो बाढ़ ले आती थी, कभी सूखा, ये सारी समस्याएं। बाद में क्या हुआ कि इसी पर एक डैम बना दिया गया। डैम का नाम क्या रखा गया? आसवान बांध, है ना? जो कि नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है ये। आसवान नील नदी का सबसे ऊंचा बांध। इसके जो एक्सेस वाटर होते थे, जो बाढ़ ले आती थी, बाढ़ के पानी को रोका गया और वहां से क्या है कि एक झील का निर्माण किया गया, नासिर झील। कौन सा बनाया गया? नासिर लेक का निर्माण किया गया है वहां पे। अब ये नदी जो थी ये इन फल्लाह किसानों के लिए क्या हो गया? अमृत हो गया, वरदान हो गया। इसके लिए हो गया, इनके लिए वरदान हो गया। और यूनान के एक भूगोलवेता है जो कि क्षेत्र का पूरा भ्रमण किए थे, हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक, वही हेरोडोटस है जिन्होंने सबसे पहले प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में बताया है ना? क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधान यमोत्तर को सर्वप्रथम मानचित्र पर दर्शाने वाला भूगोलवेता कौन था? तो उत्तर क्या बताएंगे? हेरोडोटस। प्राइम मेरिडियन, या ये कह सकते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा को सर्वप्रथम ने मानचित्र पर इन्होंने दर्शाया था, ये जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, या इसी को जीएमटी रेखा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने दर्शाया था ये। इन्होंने सबसे पहले ये शब्द भी कहा था, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा है ये, ठीक ना? तो क्या उत्तर होगा? यही हेरोडोटस है। इनका जो कोटेशन है कि एक इतिहासकार को एक इतिहास और भूगोल के बीच में कोरिलेशनशिप बता रहे हैं कि भूगोल को इतिहास की भांति और इतिहास को भूगोल की भांति अध्ययन करना चाहिए। अब ये नदी चली और उत्तर की ओर, और इसके थोड़ा सा तट से हट करके यही निकट ही पास में मिस्र की राजधानी है काहिरा या कैरो।
काहिरा या कैरो, तट से हल्का सा वहीं बगल में आपका ही है। और जब ये आगे की तरफ चलती है ये, तो अलेक्जेंड्रिया वहीं पर क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा का नाम क्या है, नील नदी डेल्टा, ठीक ना, नील नदी डेल्टा। तो एक तो देखिए दलदल भूमि जो कि सुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और एक है सुंदरवन, दलदल एक अलग और है, ठीक, और एक आपका डेल्टा है। हालांकि दोनों में काफी समानताएं नजर आती है वो, ठीक ना। तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया, और यहीं पर क्या करती है, ये धनुषाकार डेल्टा, ध्यान रखिए किस प्रकार का डेल्टा बनाती है ये, धनुषाकार या चापाकार डेल्टा, धनुषाकार या चापाकार डेल्टा, या इसी को आर्क भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आर्क के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर स्थित आपका अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। तो इस फिगर को इसको ऐसे उतार लीजिए इतना पहले इसको। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि इसको मिस्र का वरदान क्यों कहा गया। तो पता चला कि जब ये प्रोजेक्ट बनाई है, आसवान बांध का जब निर्माण किया गया, या ये कह सकते हैं जब नासिर झील बना, तो जो नकलिस्तान वाला एरिया था इसको पूरा हरा भरा किया गया। और इसके परिणामता यहाँ के जो फल्लाह किसान थे, इन्होंने खेती इतना ज्यादा की कि अगर 3-4 साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो इसका प्रोडक्टिविटी अगर धान में देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा था। फ्रांस का रिकॉर्ड तोड़ा था इसने, ये है ना, जो फ्रांस है जो कि विश्व का सबसे ज्यादा धान की उत्पादकता करता है, उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन था, यही था आपका मिस्र, यानी तोड़ दिया था कि यहाँ पे धान की खेती काफी ज्यादा बढ़िया होती है। आज भी इसकी अर्थव्यवस्था है इसी चावल पर ही यानी टिकी हुई है पूरा का पूरा ही, ठीक ना, कि उत्पादकता की बात करें तो इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है ये। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है वहां से काफी ज्यादा इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। और इसके अलावा दूसरी जो बात करें, उत्तम किस्म के जो कपास है लंबे लंबे रेशे वाले, उसका उत्पादन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो दो चीज पे इसकी अर्थव्यवस्था यहाँ पे टिकी हुई है। पहला चीज क्या बताएंगे, धान चावल पर है, और दूसरी क्या है आपका कपास पर स्थित है ये। तो एग्रीकल्चर में आपका ये दो है। और हाल ही में देखा जाए तो इसने अपना जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार बताया है वो किसको बना दिया है, अपना नहर को बना लिया है कि नहर पे अब इसका अपना पूर्ण अधिकार स्वामित्व हो गया है ये, ठीक, पूरा का पूरा टैक्स है जो वसूलता है ये। तो इस तरह से भविष्य में देखा जाए तो आने वाले समय में जो मिस्र जो होगा एक डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ क्या है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएगा ये आने वाले समय में कि इतना ज्यादा इसके पास से मुद्रा आ जाएगी, है ना, टैक्स से बहुत ज्यादा मुद्रा आएगी इसके पास। नहीं, पहले कांटेक्ट नहीं था उतना, ठीक। इधर लाभ तो अब हो रहा है ना, इधर सब चीजें वर्तमान में जब वैश्वीकरण की बात आ रही है। इससे पहले तो है सब कांटेक्ट हुआ था यूके के साथ हुआ था, वो सुनता था वो, हाँ यूके ने बनाई, ठीक। अब जो टाना झील है देखिए यहाँ से, इसी टाना झील से बताया गया था एक नदी है साउथ की इथोपिया का जो पठारी क्षेत्र ये, और इथोपिया का जो पठारी क्षेत्र उसके दक्षिण वाला जो पार्ट है उसे कौन सा पठार नाम दिया गया है, अबिसीनिया का पठार कहा गया है उसी को। इथोपिया का जो दक्षिणी वाला पार्ट है उसे क्या नाम दिया गया है, अबिसीनिया का पठार कहा गया है। अबिसीनिया का पठार। और इसी अबिसीनिया के पठार से एक नदी निकलती है
और वो जाकर के डेल्टा कहाँ बना रही है? हिंद महासागर में। कहाँ बनाती है? हिंद महासागर में चली जा रही है। और उसी नदी के तट पर जहाँ पे वो मोहाना है उसका, वहीं पर सोमालिया की राजधानी आपका स्थित है, मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी स्थित है, उसका नाम क्या है? मोगादिशु। ठीक। और इसे नदी का नाम क्या है? सिबली नदी है ना। कौन सी नदी है? सिबली नदी। सिबली नदी। वो जुब्बा है वो, ठीक है। जुब्बा। दूसरी देखिए एक और नदी इसी इथोपिया के पठार से, अबिसिनिया के पठार से वो भी निकलती है, जुब्बा नदी ऐसे। ये आ रही है जुब्बा नदी। जुब्बा नदी। और ये भी हिंद महासागर में गिरती है। और इसी की जो धारा है एक, ऐसे इसको कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा इसके साथ, जुब्बा के साथ मिला दीजिएगा इसके। और इस तरह से ये हिंद महासागर में जाकर के अपना ये गिर जाती है। ठीक। तो जो मूल सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन सा आपका? मोगादिशु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि मोगादिशु किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? सिबली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक। इसी पे क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। और इसके बाद आते हैं जो तंजानिया आपका है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये तंजानिया। तंजानिया के पूरब में द्वीप बताए गए थे, जिसे लॉन्ग द्वीप के नाम पे जाना जाता था। हाँ, जंजीबार है ना, वहीं पर आपका जंजीबार। जंजीबार द्वीप, ठीक, जिसे किस उपनाम से जाना जाता है? लॉन्ग द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। ये वहीं पे एक द्वीप और है, पेम्बा द्वीप भी है। पेम्बा द्वीप। अब जो तंजानिया है, तंजानिया का जो पूर्वी वाला, सॉरी पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, वो कैसा है? भ्रंशात्मक क्षेत्र है। वो कैसा है? भ्रंशात्मक। विश्व के सबसे लंबे भ्रंश के बीच के अंतर्गत आएगा। मतलब क्या होगा? कभी अगर ये अलग हुआ तो क्या होगा कि तंजानिया यानी अफ्रीका महाद्वीप से बिल्कुल अलग हो जाएगा। यानी क्या क्या अलग हो सकता है? तंजानिया अलग होगा, केन्या है इधर से अलग हो जाएगा, युगांडा है ये भी यानी अलग हो जाएगा, ये इस भ्रंश के द्वारा। इसके भ्रंश वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे देखिए पूर्वी पश्चिमी भाग में, जो कि अफ्रीका की सबसे गहरी झील है टैंगानिका। अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, उसका नाम क्या है? टैंगानिका। ये स्थित है। जो कि विक्टोरिया के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये 4 देशों की सीमा पर है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है।
और इसी को एक ट्रिक के द्वारा याद कर लेते हैं हम लोग। ताजा जबरू, ताजा जबरू, है ना। ताजा जबरू। टीए का मतलब क्या हो जाएगा? तंजानिया। जेडए का मतलब क्या हो जाएगा? जायरे। और फिर जेडए का मतलब क्या हो जाएगा? जाम्बिया। और बीआरयू का मतलब क्या हो जाएगा? बुरुंडी। ठीक ना। तो ये 4 देशों की सीमा पर ही आपका ये स्थित है ये। ठीक, तो इसी को एक ट्रिक के द्वारा याद करिएगा, ताजा जबरू। ठीक, याद भी रहेगा आप लोगों को, ताजा जबरू। इधर ये है आपका बुरुंडी है इधर, और इस तरफ आपका है जायरे, और इसके इधर साउथ में आ जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया। अब इसके साउथ की तरफ चले तो यहां पे देखिए अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील। झीलों पे देखिए इतना पीछे ध्यान क्यों दिया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा कि झील से क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ पे, और ज्यादातर जो आपका यही भ्रंशात्मक झील है ये, ठीक है ना। मलावी झील, इस झील का नाम क्या है? मलावी झील। इसी को न्यासा झील भी कहा जाता है। इसी को क्या नाम दिया गया है? न्यासा झील भी कहा गया है, जो कि मलावी का जो पुराना नाम था न्यासा लैंड था, वो उसी के नाम पे ये रख दिया गया है। ये भी 3 देशों की सीमा पर स्थित है, इसको भी एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं हम लोग। टोमोमा, क्या हो जाएगा? टोमोमा, है ना, टोमोमा। टीए का मतलब तंजानिया, एमओ का मतलब मोजाम्बिक, और एमए का मतलब मलावी। टोमोमा। ठीक, तो इन तीनों देशों की सीमा पर ये स्थित है ये। इसके साउथ में आपका आ जाएगा मोजाम्बिक आ जाएगा, ठीक, और इधर आपका मलावी हो जाएगा, ये तंजानिया आपका ये। अब जो मोजाम्बिक है, यहां देखें हम लोग, मोजाम्बिक, और इसके साउथ वाला जो पार्ट है वहां पर देखें हम लोग कि एक नदी है जो कि 2 देशों के बीच की सीमा बनाती है, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, इसी के जो यहाँ पे जाम्बिया, और जाम्बिया के नीचे मिलेगा आपको जिम्बाब्वे। ठीक, यहाँ पे जाम्बिया, और जाम्बिया के नीचे क्या मिलेगा? जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो क्वेश्चन आया हुआ है कौन सी नदी है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे को अलग करती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जाम्बेजी नदी है उसका उत्तर। क्या हो जाएगा? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी की बात करें तो रोडेशिया की भूमि से होकर के बहती थी ये, पूरब में, है ना। पहले इसका नाम क्या था? रोडेशिया लैंड कहा जाता था इसे। क्या नाम दिया जाता था? रोडेशिया लैंड। तो बाद में क्या हुआ कि इसी नदी की जो प्राकृतिक सीमा बना दी गई,
एक है उत्तर रोडेशिया और एक है दक्षिण रोडेशिया। ठीक। और इस प्रकार जो जाम्बिया था इसे नाम दिया गया नॉर्दर्न रोडेशिया और इसे नाम दिया गया सदर्न रोडेशिया। और बीच में जो सीमा बनाने वाली जो नदी थी उसका क्या नाम दिया गया, ये ऐसे जाम्बेजी नदी सीमा बना रही है। जाम्बेजी नदी पर देखिएगा एक फॉल्स भी आपका यहीं पर स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया फॉल्स। मिल गया होगा, विक्टोरिया फॉल्स। मिला कि नहीं विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, यहां पे एक पठार है कटंगा का पठार। कौन सा पठार है, कटंगा का पठार। किस लिए विश्व में प्रसिद्ध है ये, तांबा उत्पादन के लिए। कटंगा का पठार किसके लिए जाना जाता है, तांबे की खान के लिए जाना जाता है ये। कटंगा का पठार, और वहीं से आपकी तरह निकल रही है जाम्बेजी नदी है, जो कि उत्तर रोडेशिया और दक्षिण रोडेशिया की सीमा बना रही है। इसी पर एक डैम भी बनाया गया, करीबा बांध। बहुत महत्वपूर्ण है आपका डैम, पूछा गया आया हुआ क्वेश्चन के, करीबा बांध। करीबा बांध का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा जल विद्युत संभावित योजना के रूप में जानी जाती है ये। यहां पे आपका विक्टोरिया फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक, तो इस नदी पे विक्टोरिया फॉल्स और करीबा बांध। आगे जब देखिए नदी प्रवेश कर रही है मोजाम्बिक में, तो वहां पे कोबोरा बांध का निर्माण किया गया है। नहीं याद होता, कोबरा कोबरा करके याद कर लीजिएगा, कोबरा। और फिर अंततः ये मोजाम्बिक में जाकर के ये हिंद महासागर में नदी गिर जाती है ये। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको नदी मिली होगी, क्या नाम उसका, जाम्बेजी नदी मिलती है ये। और इसके दक्षिण की तरफ चले तो यहां पे देखिए आपको एक मिलेगा ड्रैकनबर्ग पर्वत मिलता है। दक्षिण में क्या मिलेगा, कौन सा पर्वत है, ड्रैकनबर्ग पर्वत। ऐसे इस तरह से बना लीजिएगा, यहाँ पे ड्रैकनबर्ग पर्वत। ड्रैकनबर्ग पर्वत कहां पर है, अफ्रीका के पूर्वी भाग पर है ये। किस जगह पे, अफ्रीका के पूर्वी भाग पे है ड्रैकनबर्ग पर्वत है। ये भी देखिए खनिज संसाधन से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। खनिज संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सोने की खान है ना, सोने की खान के लिए जाना जाता है, जो कि जोहान्सबर्ग बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन भी हुआ है, कब हुआ था,
जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था ये, ठीक है, 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। हाँ, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, बुरुंडी। ठीक, तो जो ड्रैकनबर्ग पर्वत है, इसी के इधर देखेंगे तो कहीं आपको बंदरगाह मिलेगा आपको। ये एक आपको देखिए डरबन मिल रहा होगा, ईस्ट लंदन मिलेगा आपको यहीं पे, और पोर्ट एलिजाबेथ। ईस्ट लंदन, और तीसरा क्या हो जाएगा, पोर्ट एलिजाबेथ। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, काफी महत्वपूर्ण है वो, और बहुत गलतियां भी होती है। ठीक है, गलती भी काफी ज्यादा होती है, स्वाभाविक है, गलती करना तो होना ही है, लेकिन इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर लिए, हमेशा याद रहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो डी ई पी क्रम से आप कर लिए, अल्फाबेट से, हमेशा कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, इनका पहला पहला अक्षर ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए डी पहले आ रहा है तो सबसे उत्तर में क्या हो गया आपका, डरबन। उसके बाद ई आता है तो ईस्ट लंदन, उसके बाद पी आता है तो पोर्ट एलिजाबेथ, कभी आपको भूलेगा ही नहीं है। कोबरा बांध का निर्माण किया गया था, बांध बनाया गया था। ठीक, तो इस तरह से देखिए आपका जो ड्रैकनबर्ग पर्वत है इसकी स्थिति अब यहां से हो गई। अब यहीं पे देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो अफ्रीका का जो हाई वेल्ड का पठार है इधर, है ना, हाई वेल्ड का पठार यहीं पे पड़ेगा आपको, एक इसके इधर हाई वेल्ड का पठार, और यहीं से एक नदी की उत्पत्ति होती है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी। ठीक, तो ड्रैकनबर्ग पर्वत, यहां देखिए इसको अगर बनाते हैं ऐसे बना लीजिएगा साफ सुथरा, ऐसे उसी को यहां पे जोड़ सकते हैं आप लोग। ये ड्रैकनबर्ग पर्वत है, ड्रैकनबर्ग पर्वत है, और इस तरफ है आपका हाई वेल्ड का पठार, मिल गया होगा, देखिए हाई वेल्ड मिला कि नहीं मानचित्र में। हाई वेल्ड का पठार। ठीक, तो ये हाई वेल्ड का पठार, ये भी सब खनिज संसाधन के लिए ही प्रसिद्ध है ये, और यहीं से आपकी जो नदी ऐसे उत्पन्न हो रही है, लिम्पोपो नदी ऐसे। लिम्पोपो नदी, और लिम्पोपो नदी देखिए जहां पे गिर रही है वहीं पे एक शहर भी आपका स्थित है, मापुतो, मिल गया होगा, वहीं के पास में ही एक शहर आपका है मापुतो। इसकी राजधानी है वो मोजाम्बिक की। वेरी गुड, मापुतो। 3 राजधानियां हैं यहाँ पे, और तीनों ही माता और पुत्र के बीच के अंता संबंध को यही दर्शाता है वो। वेरी गुड, मासेरू, मापुतो, और उसके बाद है
माँ बाप ने, ठीक, माँ बाप ने यानी माँ बने, मतलब याद कर लीजिएगा, माँ बने। ठीक है। या और भी एक अच्छा तरीका है, MBA बने, बहुत बढ़िया तरीका है याद करने के लिए। क्या है? MBA बने। तो मासेरू किसकी राजधानी है? लेसेथो की राजधानी थी ये, लेसेथो। मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी, वेरी गुड। और MBA बने किसकी है? स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड हाल ही में न्यूज का चर्चा का विषय भी बना है। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसका नाम में परिवर्तन कर दिया है ये, ठीक है। और 15 साल के शासन में इस राजा ने क्या किया है? 15 शादियां की है। कितनी शादी की? शादियां, और 23 बच्चे। राजा का नाम क्या है? मस्वाती। मस्वाती थर्ड। और इसी ने अप्रैल 2018 में स्वाजीलैंड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? एस्वातिनी, ठीक है, एस्वातिनी। किंग ऑफ एस्वातिनी इसका नाम रख दिया है। तो बिल्कुल जनजाति की तरह है भी ये सब लोग, ठीक है, बिल्कुल जनजातियों की तरह, बिल्कुल ऐसे अर्धनंगे ऐसे बिल्कुल घूमना, इन सबका स्वभाव है सारा चीज। तो इस तरफ देखिए आपका मिल गया, आपको लिम्पोपो नदी मिल जाता है ये, ठीक। और एक नदी है जो कि पश्चिम की तरफ चली जाती है। यहीं पे देखें तो एक नदी है वो पश्चिम की तरफ नदी है, चली आ रही है। उस नदी का नाम क्या है? ऑरेंज नदी। कौन सा है? ऑरेंज नदी। देखिए मानचित्र में ऑरेंज नदी, जो कि ड्रैकनबर्ग पर्वत के से इसकी उत्पत्ति हो रही है और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है ये, है ना। यहीं से एक नदी है जो कि इधर की तरफ प्रवाहित हो जाती है ऐसे ऐसे। उसका नाम क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज नदी एक पश्चिम की तरफ चली जा रही है। और ये नदी क्या करती है कि दो देशों के बीच की सीमा भी बनाती है। एक है अफ्रीका और दूसरा क्या है? नामीबिया। यहाँ पे जो जनजातियां आपकी पाई जा रही है इस एरिया में, बुशमैन, ठीक है ना, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजातियां ये। तो इतना इसको पहले इसको नोट कर लेते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हम लोग इसमें। इधर आपका तंजानिया, ये आपका युगांडा, इधर आपका बुरुंडी, और इधर एक देखिए बड़ा सा देश मिलेगा आपको, जायरे जिसे कहते हैं हम लोग। क्या नाम इसका? जायरे, या पूरा नाम क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसका नाम है। और इसी के पश्चिम में मिलेगा जायरे, मिलेगा आपको ये, ठीक। और जो दक्षिण वाला जो पोर्शन है इसका ये, ठीक, वहां पे आपको देखिए कटंगा का पठार। कौन सा पठार वहां पे? कटंगा का पठार, या और कह सकते हैं वहीं पे एक है आपका मुतुम्बा का उच्च भूमि है ये, मिला देखिए एटलस में, मुतुम्बा कटंगा प्लेटो, और वहीं पे आपको मिलेगा मुतुम्बा।
एक तरफ ऐसे बना लिया कटंगा, एक तरफ क्या है मुतुम्बा। मुतुम्बा हाईलैंड, हाईलैंड। और इसी मुतम्बा हाईलैंड से जो सबसे प्रमुख नदी उत्पन्न होती है आपकी, उसका नाम क्या है, जायरे या कांगो नदी। और इस नदी की जो सबसे विशेषता है मूल, वो क्या करती है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये किसको काट रही है, भूमध्य रेखा को 2 बार ये काटती है ये। तो मुतुम्बा के उच्च भूभाग से ये निकलती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए ये आगे प्रवेश कर रही है। और अंततः क्या करती है, जो दोनों देश है उनके बीच की सीमा बनाती है प्राकृतिक। कांगो रिपब्लिक और कांगो के बीच की क्या करती है, प्राकृतिक सीमा भी बना रही। और जहां पे देखिए सीमा बनाती है वहीं पे इनकी राजधानियां आपकी स्थित है। वहीं पे क्या है, राजधानी आपकी स्थित है। तो एक की राजधानी है किंशासा, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की है। किंशासा। और जो कांगो की राजधानी है ब्राजीविले। ब्राजीविले। तो इस तरह से ये आयतन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ये, है ना। अपवाद क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर उत्तर आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, कांगो। जल प्रवाह इसका काफी ज्यादा है, और जबकि लंबाई में आपका है नील नदी आपका ये। तो उत्पत्ति कहां से हो रही है, मुतुम्बा हाईलैंड से हो रही है। और कांगो क्षेत्र में काफी ज्यादा ये प्रवाहित होती है रिपब्लिकन में। और वहीं पर क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 भागों में 2 बार काटती है। और फिर कांगो तथा रिपब्लिकन का कांगो के बीच में की सीमा भी बना रही प्राकृतिक रूप से। और अंत में नदी कहां पे जाके गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में डेल्टा बनाती है ये। तो इसको नोट कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा, कांगो नदी। कांगो नदी। बता दीजिएगा, हो गया। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि एक इसी की जो सहायक नदी है उले नदी, उले नदी जो कि उत्तर में आकर के इससे आकर के मिल जाती है ये, या इसी को उंगवई नदी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में जो मिलने वाली नदी थी उसका नाम क्या था, कसाई नदी है। 2 प्रमुख इसके सहायक है नदी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, कसाई नदी वाला है ये। कसाई के कीचड़ से बताया जाता है कि यहाँ पे
हीरा का उत्पादन किया जाता है। और इसी की तुलना किससे करते हैं हम लोग? कृष्णा नदी से करते हैं ये। तो कृष्णा नदी में भी क्या होता है? वहां के कीचड़ों से हीरा का उत्पादन किया जाता है ये। और इसी कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में वृक्षों पर जो आवास बना के रहने वाली अपनी जनजाति है, जो कि पिग्मी जनजाति। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नील नदी के पूरब और नील नदी के पश्चिम जनजातियों का पूरा क्षेत्र पाया जाता है ये। अब क्वेश्चन आता है कि इसके पश्चिमी भाग में कौन कौन सी जनजाति पाई जा रही है यहाँ पे? तो पिग्मी और निग्रो। इसके पूर्वी भाग में जो पाई जाने वाली है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? केन्या में। तो उत्तर क्या होगा? मसाई जनजाति। कौन सी जनजाति है? मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति है जो कि किसान से रिलेटेड है। ठीक, तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो नील नदी है ये एक तरह से क्या कर रहा है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है ये, कि इसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर लैंड के रूप में जाना जा रहा है, और इसका जो पश्चिमी वाला जो भाग है वो क्या आपका बिल्कुल जैसे शिकार उकार करना, आखेट करना, ये सारी चीजें हैं ये। यानी इधर की जो जनजातियां है एग्रीकल्चर कार्य में संलग्न है, चाहे फल्ला के बारे में कह दिया जाए और चाहे कसाई के बारे मसाई के बारे में कह दिया जाए। और इधर की जनजातियां हैं पिग्मी जैसे निग्रो हो गई है ना, तो ये सब क्या काम करती है? आखेटक का कार्य करती है ये। ठीक, तो इनके जो कल्चर है अलग अलग देखने को मिलता है ये। इनके बारे में बहुत अच्छी स्टोरियां भी आती है पिग्मी और मसाई जनजातियों के बारे में, कि ये तो खेती करना जानती नहीं, लेकिन क्या है कदली काफी ज्यादा लाइक करती है, केला। रात को जाते हैं डर के मारा, ये चोरी करके केला खरीद के यहाँ से उनसे ले तो पाते नहीं है, तो ये लोग उनसे केला यानी तोड़ करके ले आते हैं। लेकिन ईमानदार इतने होते हैं कि केला के बदले उनको मांस दे जाते हैं वो। ठीक, और कभी जैसे इस तरह से अगर बात आती है कि मसाई जनजातियां उनको मांस को लेने से इग्नोर कर देती है, तो इनको एहसास हो जाता है कि इन्होंने कदली यानी ज्यादा लिया है और उसके बदले में मांस से कम दिया है, तो अगले दिन क्या करते हैं? मांस की यानी संख्या वो ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इनका एक अपना कल्चर है, इस तरह से ये ऐसा ये देखने को मिलता है, इस तरह से ऐसा ये। ठीक, तो ये यहाँ पे डेल्टा ये अपना बना रही है। अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो नाइजर नदी है, जिसे तेलताड़ नदी के रूप में जाना जाता है ये, है ना। किस नाम से जाना जाता है? तेलताड़ नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अफ्रीका के पूर्वी भाग में देखा जाए तो एक आपको सिएरा लियोन मिलेगा, आपको जगह। कौन सा जगह मिलेगा? सिएरा लियोन मिल गया होगा आपको, सिएरा लियोन। वहीं पे गिनी भी आपको मिल गया होगा सिएरा लियोन के पास। और वहां पे एक पर्वत पाया जाता है लोमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? लोमा पर्वत। लोमा पर्वत वहीं पे स्थित है। और इसी लोमा पर्वत से इस नाइजर नदी की उत्पत्ति होती है ये। किसकी उत्पत्ति हो रही है? नाइजर नदी की ऐसे ये उत्पत्ति होती है। और अंत में नदी कहां पे आकर के गिरती है? गिनी की खाड़ी में से, इस तरह से। गिनी की खाड़ी में। माली की राजधानी देखिएगा बमाको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि एक तरफ नदी दिया गया था और दूसरी तरफ यानी उस शहर का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि बमाको शहर किस नदी के तट पर स्थित है ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नाइजर नदी के तट पे है। कौन सा है? BA बमाको।
किसकी राजधानी है ये? माली की। माली। तो इस प्रकार यहाँ पे देखें हम लोग कि नाइजर नदी के तट पर ही माली की राजधानी मियामी इसके तट पर बसा हुआ है। अब जब ये नदी आगे प्रवेश कर रही है तो नाइजर में प्रवेश करती है ये। नाइजर में बच्चों इसकी जो प्रमुख राजधानी नियामे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ आपका ये, कि एक तरफ दे दिया जाता था नदी और दूसरी तरफ दे दिया जाता था शहर। 2-3 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है ये कि नियामे शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ, तो क्या बताएंगे आप लोग? नाइजर के तट पे। अब इसके बाद ये नदी आगे प्रवेश कर गई नाइजीरिया में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, जो कि इसी नदी के थोड़ा सा दूर हट करके स्थित है। ये बहुत ही सुंदर शहर है अबूजा, और यहाँ का एक बड़ा जनसंख्या, जो बड़ी जनसंख्या है इस अबूजा में निवास करती है ये। इसके बाद नाइजीरिया का एक जो प्रमुख शहर है लोकोजो, वो भी देखें हम लोग, तो इसी नाइजीरिया के तट पर स्थित है ये। तो इस प्रकार ये लोकोजो और अबूजा नाइजीरिया पर आपके प्रमुख रूप से स्थित है ये। अंत में ये नदी है जो कि गिनी की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर रही है, और ये नाइजीरिया का सबसे निम्नतम क्षेत्र। तो इस तरह से काफ़ी लंबे रास्ते से होकर के ये बहती है, और यहाँ का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पेट्रोल का जो भंडार जो पाया जाता है वो इसी गिनी के खाड़ी में स्थित है। तो नाइजीरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? वो खनिज तेल पर ही आधारित है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि विश्व का जो तेल ताड़ नदी है कैसे पश्चिम से पूरब दिशा में प्रवाहित हो रही है, और 3 प्रमुख राजधानियाँ इसके तट पर विस्तृत है आपका। माली की राजधानी, नाइजर की राजधानी और नाइजीरिया की राजधानी। सीरालियोन से काफ़ी ज़्यादा लंबी मात्रा में दूरी तय करते हुए अंततः ये गिनी की खाड़ी में जाकर के डेल्टा बना रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार भी है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर पाम ऑयल की बात करें तो इसी नदी के प्रमुख रूप से उत्पादन के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर के ये पाम ऑयल भी लेकर के आता है। ये भारत भी इसके साथ काफ़ी समझौता कर रहा है कि पाम ऑयल का निर्यात आयात करने के लिए, और जो किल्लत हमारे यहाँ है तेल की उसको दूर किया जाए। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वर्तमान में हम लोगों को स्वस्थ रखना है तो मस्टर्ड ऑयल की तरफ ही अपना जो रुख है उसके तरफ, यानी शुद्ध तेल, उस पर यानी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा मिलावटी आ रही हैं जो कि हमारे आंतों पर उसका यानी काफ़ी तेज़ी से प्रहार आ रहा है।
आंत की बात करें हम लोग तो आंत शरीर के अंदर जो भी चीज़ की कमी होती है वो सबको ये प्रोवाइड करता है ना। जैसे आंत, छोटी आंत है आपके पाचन से रिलेटेड, और उसी पाचन के लिए जो लीवर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब आंत क्या करते, लीवर क्या काम कर रही है कि जो चीज़ की ज़रूरत हो वो शरीर को प्रोवाइड करती है। पोटेशियम चाहिए तो दे देती है, कैल्शियम चाहिए तो दे देती है, आरबीसी की ज़रूरत हो तो दे देती है। अब इतने चीज़ों की जो हम लोगों के साथ एक सारी सूटेबल ले आ रही है और उसकी अगर हम लोग देखभाल ना करें तो सबसे ज़्यादा समस्या होगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो इसी की वजह से हो रही है। ये तो पॉम ऑयल का हम लोग आयात करें ठीक है ना, लेकिन उसकी शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो विश्व की जो या अफ्रीका महाद्वीप की बात करें हम लोग कि नाइजीरिया जो कि यहाँ का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश, उसकी अर्थव्यवस्था है जो इसी पॉम ऑयल पर आधारित है, और दूसरा आपका जो खनिज तेल से संबंधित या उसके भंडार से रिलेटेड आपका गैस के भंडार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत विस्तृत रूप में हम लोगों ने इसके नदी से रिलेटेड उसके पूरा का पूरा अध्ययन भी किए। नील नदी है कैसे उत्पत्ति हो रही है, कांगो नदी की बात करें जो कि अफवाह के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा यानी नदी, उसके बारे में देखा गया कि कैसे विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है और जायरे के बीच की जो सीमा बना रही है उसका भी अध्ययन हम लोग किए। कसाई नदी जो कि जायरे की सहायक थी, और ये आपका हीरे के उत्पादन के लिए जाना जा रहा था। ये हीरा का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, और उसके कीचड़ से यानी हीरे का प्रोड्यूसर यानी किया जा रहा है ये। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल दक्षिण अफ्रीका के साथ।